औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल इश्यूज़ रिलेटेड टू विलिंगनेस टू पे स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने पहला इशू डिटेल में पढ़ लिया था। जो पहला इशू था वो रिलेटेड टू ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी था, यानी सोशल ऑर्डरिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोशल चॉइसेस वो हमेशा वायलेट करती है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को, यानी वो मूव करती है टुवर्ड्स इनट्रांजिटिविटी। और इस मद में एरो हेड का एरो थ्योरम का सहारा लेते हुए इस पूरे कंसेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया। और फिर दो इजम्पशंस जो थी वो दोबारा रिस्टोर करने के लिए इन ट्रांजिटिविटी को रिस्टोर करने के लिए टुवर्ड ट्रांजिटिविटी, वो दो इजम्पशन भी हमने पढ़े थे। फिर हमने स्टार्ट किया था डिपेंडेंस ऑफ विलिंगनेस टू पे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। The willingness of a person to pay to obtain a desired policy impact will tend to be higher the greater the wealth that she or he has available। यानी जो willingness to pay है वो एक पर्सन की वेल्थ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर उसकी वेल्थ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट शो करेगा इन willingness to pay, और अगर वेल्थ कम है तो कम शो करेगा। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं अगर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ चेंज हो जाएगी तो ये स्टडी जो है, जो प्रीवियस स्टडी है, उसका फिर कोई उसे यूज़ करना जो होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि रैंकिंग ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ देयर बेनिफिट वो चेंज हो जाएंगी। तो डिपेंडेंसी जो है वो विलिंगनेस टू पे की डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल वेल्थ या सोसाइटी वेल्थ जो है वो एक दफ़ा फिर दूसरा फंडामेंटल इशू है, एम्बिग्विटी क्रिएट करता है इन द एस्टिमेशन ऑफ कास्ट एंड बेनिफिट और नेट बेनिफिट एनालिसिस इन सीबीए। तो द डिपेंडेंस ऑफ नेट बेनिफिट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वुड नॉट पोज अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम if loser from adopted policy were actually compensated so that the adopted policy would produce actual rather than potential Pareto improvement। तो अगर जो करंट स्टडी के लिए जो वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिपेंडेंसी ऑफ विलिंगनेस टू पे ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो इतना मैटर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इफ़ अगर जितने भी इस पॉलिसी की वजह से नुकसान उठाने वाले हैं उनको कंपनसेट कर दिया जाए तो ये पॉलिसी जो होगी वो पोटेंशियल पेरिटो इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाएगी। लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रॉम द यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव फिर ये मसाइल पैदा करता है, क्योंकि लेट सपोज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एक एग्जांपल ले, एक पॉलिसी है जो दो बंदों पर असरअंदाज होती है। एक को बेनिफिट प्रोवाइड करती है $10 की और दूसरे को कास्ट बेयर करना पड़ता है $9 का। तो बेनिफिट वाले को विलिंगनेस टू पे होगा और कास्ट वाले को विलिंगनेस टू एक्सेप्ट होगा, यानी कास्ट वाले को $9 देने पड़ेंगे और बेनिफिट वाले से $9 लेने पड़ेंगे। ये कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है against identifying the impact of the policies in monetary terms। तो अगर हम फिर ये सपोज कर लें एज इन एलुस्ट्रेशन, जो ये पॉइंट लगा है, ये एज इन एलुस्ट्रेशन कंसिडर अ पॉलिसी दैट गिव $10 ऑफ बेनिफिट टू अ पर्सन विद हायर वेल्थ and in fact $9 of cost on a person with low benefit। so utilitarian concept के लिहाज से फिर इसको compensate करना मुश्किल हो जाएगा। जो $10 जो बेनिफिट शो कर रहा है उसका वेल्थ ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा अमाउंट शो करेगा विलिंगनेस टू पे के लिए, जबकि जो $9 है उसकी वेल्थ कम है। If the lower wealth person marginal utility of money is higher than that of the higher wealth person, अगर लोअर वेल्थ पर्सन की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगी वो हायर है और जो हायर वेल्थ जो वेल्थी पर्सन है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम है, तो इस बुनियाद पर ये एम्बिग्विटी क्रिएट करता है कि शायद जो हाई वेल्थ वाला पर्सन है उसने ज़्यादा अमाउंट शो कर दी और जो लो उसने ज़्यादा अमाउंट देने के लिए राज़ी है अगेंस्ट बेनिफिट, जबकि जो लो वेल्थ पर्सन है वो अननेसेसरी ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है फॉर कास्ट। तो इस वजह से ये स्टडी जो है ये एम्बिग्विटी क्रिएट करती है।
यानी इस पूरे का निचोड़ ये है कि डिपेंडेंसी ऑफ विलिंगनेस टू पे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज आल्सो फंडामेंटल इश्यूज क्योंकि इस पर जो है अगर सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चेंज हो जाता है तो जो विलिंगनेस टू पे है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेल्थ ऑफ द सोसाइटी है, तो वो जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो भी इररेलेवेंट हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ नेट बेनिफिट ऑन एजम्पशंस अबाउट स्टैंडिंग। अगला जो पॉइंट है वो है 3 फंडामेंटल इश्यूज थे। एक थ्योरेटिकल लिमिटेशन जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वायलेशन है, दूसरा विलिंगनेस टू पे का जो डायरेक्ट ताल्लुक है इंडिविजुअल या सोसाइटी के वेल के साथ, वो भी मसले क्रिएट करते हैं, और तीसरा जो इशू है वो डिपेंडेंस ऑफ नेट बेनिफिट्स ऑन एजम्पशंस अबाउट स्टैंडिंग। तो फिर ये इशू ऑफ स्टैंडिंग का मसला क्रिएट हो जाता है कि अभी किसके बेनिफिट और कास्ट को एवेल्युएट किया जाए। तो इशू ऑफ स्टैंडिंग में सबसे पहले जुरिस्डिक्शनल डिफिनीशन ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए कि सोसाइटी का जोग्राफिया क्या है, हम सोसाइटी किसका एवेल्युएट कर रहे हैं। क्या ये अमूमन जुरिस्डिक्शनल जो डिफिनीशन है वो हमने जो पढ़ा था स्टैंडिंग में कि ये यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है और नेशनल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। तो अगर एक पॉलिसीज है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बियॉन्ड द बाउंड्री जाता है, तो यहाँ पर द distinction between universal and national jurisdiction becomes relevant in the evaluation of policies whose impact spill over national borders। अगर किसी पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट नेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड जाते हैं तो अमूमन फिर इसमें आप क्या करोगे, दोनों को एवेल्युएट करने की कोशिश करोगे। आप नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल जो है वो सोसाइटी को भी के कास्ट और बेनिफिट को इम्पैक्ट्स को भी एवेल्युएट करने की कोशिश करोगे। देन वन कैन मेक, अगर हम अगला पॉइंट देखें इसी में जुरिस्डिक्शन डिफिनीशन के लिहाज से, तो ये है कि ये डिफिनीशन डिपेंड करती है कि पॉलिसी का इम्पैक्ट लोकल है या इंटरनेशनल भी है। अगर लोकल है तो ये नेशनल होना चाहिए, और अगर ये इंटरनेशनल है तो ये इंटरनेशनल लेवल की इसके काज और इम्पैक्ट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, एंड देन मोनेटाइज दीज इम्पैक्ट्स। देन फर्दर जो हमारा अगला हमारा पॉइंट है वन कैन मेक एन आर्गुमेंट दैट द सिटी शुड treat its residents as the relevant society and hence should not give standing to non-residents। जो अगला है वो कहता है अगर पॉलिसी को चाहिए कि वो सिटी के सिटीजन तक ही महदूद रहे, इससे आगे जाने की कोशिश ना करे। जब अगर इस बुनियाद पर पॉलिसी बनी हो तो ये पॉलिसी जो इसके इम्पैक्ट हैं, ये पॉलिसी का जो डोमेन है वो बड़ा शार्ट हो जाएगा। अडॉप्टिंग द सब नेशनल, अगर सब नेशनल किस्म के हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट्स मालूम कर रहे हैं, काज और बेनिफिट इम्पैक्ट्स मालूम कर रहे हैं, तो ये इस पॉलिसी को या इसके इम्पैक्ट्स को बड़ा स्क्वीज करने की कोशिश करता है। अडॉप्टिंग द सब नेशनल पर्सपेक्टिव हाउएवर मेक सीबीए अ लेस वैल्यूएबल डिसीजन रूल फॉर पब्लिक पॉलिसी। तो जब हम इसे सब नेशनल करने की कोशिश करते हैं, यानी नेशन के अंदर भी फर्दर डिवीजन करते हैं और किसी सिटी तक महदूद रहना चाहते हैं, तो ये सीबीए की जो स्टडी है इसको लेस वैल्यूएबल कर देता है। जो हमारा तीसरा इशू है वो है इशू ऑफ स्टैंडिंग, किसके इम्पैक्ट्स काज और इफेक्ट जो है उसको काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन का जब सवाल पैदा होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है, इनसाइड द नेशन है या बियॉन्ड द नेशन है। अगर इनसाइड द नेशन है तो फिर नेशन तक ही हमें इसके इम्पैक्ट्स मालूम करने चाहिए। इम्पैक्ट्स मीन काज और बेनिफिट दोनों। अगर बियॉन्ड द नेशन है तो बियॉन्ड द नेशन जाना चाहिए, लेकिन इससे नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे आएंगे तो सब नेशनल लेवल पर ये सीबीए की जो अफादियत है उसे कम कर देगी।
जो दूसरा इसमें पॉइंट आता